अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अपने घरों से निकल चुके होंगे और बाहर देखा होगा शदीद धुंध है इस वक्त और सड़कों पर दिखाई कम दे रहा है, हद निगाह कम रह गई। लेकिन इसके बावजूद आप इस मौसम को एंजॉय उस तरह से नहीं कर सकते जैसे माजी के सालों में किया करते थे, क्योंकि अब स्मॉग का राज है। धुंध सिर्फ अकेली नहीं है, इसके साथ स्मॉग भी शामिल है, इसलिए एहतियात करें। पंजाब में आपको बताएं कि इस वक्त शदीद धुंध का राज है, स्मॉग का राज बरकरार है और आज भी पंजाब के शहरों में लाहौर सर फहरिस्त है, बल्कि सिर्फ पंजाब में नहीं दुनिया भर में फिर एक बार फहरिस्त है, जिसके बायस हद निगाह कम हो गई है। कई मकामात पर मोटरवेज को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध स्मॉग के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई है। जी हाँ अली, इसके साथ साथ एक थोड़ी सी कह लें कि ताज़ा हवा का झोंका भी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि जनाब आलूदा फ़िज़ा तो बता दी अली ने, लेकिन इम्कान जाहिर कर रहा है महकमा मौसमियात, थोड़ी सी खुशखबरी ये सुनाई है कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का आज इम्कान है और ये कहा जा रहा है कि इससे स्मॉग की शिद्दत में कमी आएगी। तो सूरत हाल क्या बनती है, बारिश वाकई होने जा रही है और कब बारिश, इस पर हमने ज़रा बात करनी है। हमारे साथ इरफान अली काठिया साहब मौजूद हैं, DGPDM में पंजाब है। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह खैर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये तो सबसे पहले बताएं कि बारिश की जो पेशगोई की गई है, कहाँ कहाँ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है और कितनी होगी, इस हवाले से भी कोई रिपोर्ट अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, ये अभी एक अच्छी खबर यही है कि एक बेशक ये माइल्ड सिस्टम है, को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, लेकिन बहरहाल इससे पंजाब में बारिश का इम्कान है और ख़ास तौर पे जो बलाई इलाके हैं उनमें और हमारे भी नॉर्थ में रावलपिंडी डिवीजन और उसके बाद पोठवार रीजन, इसमें बारिश आज सेकेंड टाइम से लेके 16 तक बारिश वो है। लाहौर में अलबत्ता इसके वीक और माइल्ड चांसेस हैं, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल पंजाब में इसमें इस वीक सिस्टम के बावजूद स्मॉग की जो शिद्दत है इसमें काफी कमी इंशाल्लाह वो मुतवक्का है। लेकिन इसके साथ साथ फिर ये भी है कि इस बारिश के सिस्टम के बाद धुंध का जो है वो और ज्यादा छाने का वो अंदेशा है और उसके बाद ट्रैवलर्स को सफर करने में थोड़ी दुश्वारी अगले चंद दिनों में वो जरूर हो सकती है। तो ये अभी तक की जो सूरत हाल है वो। तो नवंबर में किसी बारिश का इम्कान है, मजीद कोई बारिश हो सकती है? जी इसके बाद फिर 22 ऑनवर्ड्स भी, लेकिन अभी इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने बताया कि अभी वाला भी ये भी जो सिस्टम है ये भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बारिशों का नहीं है जैसे आपने मॉनसून में देखते हैं। ये भी एक वीक और माइल्ड सिस्टम है, लेकिन अलबत्ता इससे भी अगर हल्की बारिश से भी इस वक्त ये जो डेंस स्मॉग का सिलसिला है ये इंशाल्लाह काफी हद तक कम होने का, इसमें काफी कमी होने का अंदेशा है। चलें जी, अल्लाह से यही दुआ है हमारी कि वाकई बारिश हो जाए और ये जो धुंध खास तौर पे, बल्कि ये जो स्मॉग है, इससे हमें हमारी जान छूट जाए। बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें जो आगाज़ में अच्छी सी खुशखबरी हमने अपनी ऑडियंस तक पहुँचाई है वो आपने हमारे साथ शेयर किया। अच्छा, प्रोग्राम में जी आगे बहुत कुछ है, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, उस पर भी हमने बात करनी है। इसके साथ साथ जी पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे खेला जाना है। देखते हैं जी आज मैच में क्या परफॉर्मेंस होगी, उस पर भी हम हिकमतें हमने अपनाई जाती है, क्योंकि पिछले दोनों सीरीज में कुछ खास हिकमतें अपनी अपनाई गई और उसमें हमने देखा कि कामयाबी भी मिली है। उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में भी कुछ ऐसा ही होगा। उम्मीदें हमारी बढ़ गई हैं जी पिछली जीत के बाद से। अभी जरा अपनी बड़ी खबर शामिल करता है। चलिए जी आगे अब बात करते हैं। बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल दे दी है और गुज़िश्ता रोज रियाला जेल के बाहर बानी PTI की बहन ने यानी अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि 24 नवंबर को एहतजाज किया जाए। 24 तारीख इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी है। हर एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि आपने बाहर निकलना है। 8 फरवरी को इनको बहुत बड़ा झटका इस तरह पड़ा कि उस इनकलाब में आप लोगों ने ताकत, थोड़े से जो एलीट कैप्चर है उससे आपने ताकत छीन ली और आप उस दिन ताकतवर बन गए। 9 फरवरी को आपका सारा जो मैंडेट था, जो आपने एक जमहूरी निज़ाम कायम किया था, जिसकी बुनियाद रखी थी आपने, वो आपसे चोरी कर लिया गया। गिने चुने लोगों को, उनको आपने जाकर बिठा दिया नेशनल असेंबली में। उस नेशनल असेंबली में बिठाकर आपने उनसे वो करवाया जो आपका दिल करता था।
8 फरवरी के बाद आपने 26वीं तरमीम में देख लिया है। और बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ये कहते हैं कि बानी ने ये कहा है कि हमारा मुतालबा है कि 26वीं तरमीम वापस ली जाए और हमारा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है, ताहम उन्होंने कमेटी के नाम जो है वो मंजर आम पर लाने से इनकार कर दिया है। बानी ने कहा है कि नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान के फाइनल ऐलान पर कहा कि फाइनल तारीख आ गई है, हम तैयार हैं, हमारी वापसी नहीं होगी, ऐलान हो गया है, तो अब जाने की तैयारी है। इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस बार वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तहरीक इंसाफ पर निश्तर बरसाए हैं और उन्होंने एक सर्वे शेयर किया है जिसमें उनका ये कहना है कि फितना और इंतशार तहरीक नीचे है, नून लीग ऊपर जा रही है। बार बार कॉल्स दी, बार बार प्रोटेस्ट की कॉल्स दी, जलसों की कॉल दी, लेकिन अवाम ने कान नहीं धरे उन कॉल्स के ऊपर। 500 से ज्यादा बंदा ये कहीं इकट्ठा नहीं, फिर इनको खैबर पख्तूनख्वा से बंदा लेके आना। फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्वेस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त, और जो बाकी पार्टीज है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीजी करना है, बदतहजीबी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज डाइव कर रही है। तो जनाब ये थी ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, और जिस सर्वे का मरीम नवाज साहिबा ने जिक्र किया उस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जी सलमान आबिद साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, स्टूडियोज़ में आपने हमें ज्वाइन किया, बताएं पहले तो सलमान आबिद साहब हम स्मॉग की ज़रा सूरत हाल बताएं, हम आए हैं तो लाहौर की स्मॉग की क्या सूरत हाल देखी आपने? देखिए, जो अभी आपने बताया है कि लाहौर इस वक्त एक वर्स्ट तरीन शहर के तौर पे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट मॉडल है ना, ये उसको चैलेंज करता है। हमने लाहौर शहर या मेगा सिटीज़ को जिस तरह से डेवलप किया है, ये उसका नतीजा है कि आज हम एक बुरे इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं, और एक नई तहकीक के मुताबिक पाकिस्तानियों की उम्र जो है वो 7 साल कम हो गई है। यानी क्लाइमेट चेंज को है उसके ऊपर हमने कोई तवज्जो नहीं थी। एनवायरमेंटल चेंज में जो तब्दीलियाँ आ रही थी, हमने कोई तब्दीली का उसमें फैसला नहीं किया कि कैसे इसको बदला जाए। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को इस तरह से प्रमोट किया कि हमने हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स वगैरह बना कर, और फिर गाड़ियों को देखिए कि आपके पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज, यानी एक तरफ हम कहते हैं कि हमने मेट्रो और ऑरेंज बनाई है, यकीनी तौर पर वो लोगों को फैसिलिटेट करती है, लेकिन लाहौर की जितनी बड़ी आबादी है उसके पास हर एक फर्द जो है वो गाड़ी लेके बाहर निकला हुआ है। इतनी गाड़ियां हैं, फिर चिंची है, और आप इन्वायरमेंटल चेंजेस देखें, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियों की देखें, तो ऐसे लगता है कि जैसे हमने इस सारे मामले को डील ही नहीं किया। और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है दुनिया में जहां आपके पास एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ना हो, जो लोकली चीजों को मैनेज करे, देखे, ऑब्जर्व करे, मॉनिटर करे, अकाउंटेबल करे, ट्रांसपेरेंट करे, वो तो सिस्टम ही हमारे पास नहीं है। तो जिसकी वजह से आज ये क्लाइमेट चेंजेस के जो इश्यूज आ रहे हैं, स्मोक के जो इश्यूज आ रहे हैं, इसने इंसानी जिंदगी को अजीरन बना दिया। और मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि अब लाहौर शहर जो है वो रहने के काबिल नहीं रहा। मैं आपको बताऊं जिस अंदाज से हम यहाँ पे गुजर रहे हैं, होता हुआ नहीं बल्कि बातें मैनेज की जा रही हैं, बातें की जा रही हैं जिसपे कहा जा रहा है कि अब हम खत लिख रहे हैं। अब आप देखिए ना, आपने हल का निकाला है, इसका हल ये स्कूल बंद कर दें, दफ्तर बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें, सड़कें बंद कर दें, पार्क्स बंद कर दें। ओ भाई, इसका रेजोल्यूशन ये नहीं है, ये तो एक हंगामी है रेजोल्यूशन है। अच्छा, इसका एक मुस्तकिल रेजोल्यूशन क्या है? आपने स्मॉग पर बात की, फिर गाड़ियों की भी बात हो रही है। जो सियासी स्मॉग है जो इस वक्त मुल्क में छाई हुई है, और इसके साथ साथ ये कि जब भी स्मॉग आती है, आपको अगर लंबे ट्रैवल करने हो तो आपको गाड़ियों की कतारें बनाकर जो है चलना पड़ता है। जी। लेकिन पीटीआई की गाड़ी तो इस वक्त किसी और समत जा रही है और सारी गाड़ियां दूसरी समत में जा रही है। लेकिन जो लोग इमरान खान को जानते हैं वो हमेशा से एडवेंचर की सियासत करते हैं, और हमेशा से खबरों में इन रहने का सलीका भी उनको बहुत आता है, और अपने आप को खबर के तौर पे जिंदा रखना भी उनका महबूब तरीन मशगला है। अब आप देखिए कि पीटीआई के बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि इस वक्त पार्टी एक बड़े बुरहान का शिकार है और हमें स्पेस नहीं मिल रही। हुकूमती जबर भी है, रियासती जबर भी है।
अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, सियासी सरगर्मियों की भी इजाज़त नहीं है, इसके बावजूद हम कोई बहुत बड़ा एहतजाज शायद ना कर सकें। और कहा जा रहा था कि हमें अपनी कानूनी जंग जो है ना उसको ज़्यादा मुनज़्ज़म करना पड़ेगा बनिस्बत ये कि हम आवाम की तरफ जाएं, क्योंकि आवाम को निकलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन पीटीआई के लीडर इमरान खान ने 24 नवंबर की जो कॉल दी है, हाँ। वो ऐसे लगता है कि जैसे वो ये फैसला कर चुके हैं कि लड़ाई जो है ना वो सड़कों पर होगी। अब उनको अदालतों से भी मायूसी नजर आती है, और पीटीआई के अंदर जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जाने जाते हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक सहूलतकारी का रोल प्ले भी कर रहे थे, इमरान खान उनसे भी मायूस हुए, क्योंकि नतीजा तो कुछ नहीं निकला। वो बदस्तूर अंदर है, उनके लोग अभी तक अंदर है इस वजह से। और तीसरी बात यह कि वो समझते हैं कि अदालतें जो है वो आज़ाद नहीं है, अदालतों को तो जो कहा जाएगा वो फैसले करेंगे, इसलिए उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ऐसे मौके पे उनका और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जब तक हम एक बड़ा दबाव पैदा नहीं करेंगे, एक बड़ा एहतजाज नहीं करेंगे, लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बात तो समझ आती है, लेकिन सवाल ये कि क्या आपको कोई बाहर निकलने देगा? अब आप देखिए 24 नवंबर को अगर आप एहतजाज की कॉल देते हैं तो पंजाब हुकूमत तो आपको कहीं भी नहीं पहुंचने देगी, गिरफ्तारियां भी होनी शुरू हो जाएंगी, लोगों को हरासा भी किया जाएगा और सड़कें भी ब्लॉक कर दी जाएंगी, जैसे आप देखते हैं। इसी तरीके से सारी तवज्जो का मरकज केपीके है। अच्छा, केपीके के वज़ीर आला 2 दफ़ा जो है ना वो डॉज देंगे हैं। एक दफ़ा लाहौर के जलसे में नहीं पहुंचे, एक दफ़ा इस्लामाबाद के जलसे में नहीं पहुंचे, कुछ लोग उनको इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, अब फिर वो कह रहे हैं कि मैं कफन बांध के बाहर निकला हूं, और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक जो है हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाएंगे। और जो चारों मुतालबात आए हैं वो ऐसे नहीं है कि आप इसे रॉकेट साइंस के तौर पर आज ही हल कर देंगे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इमरान खान एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये एहतजाज ना हो सका सही तरीके से जैसे वो चाहते हैं और हुकूमत नहीं करने देती, तो उसके बाद क्या अगला लाहेमल आपके पास, अगला क्या एक्शन है? फिर पार्टी के अंदर मोबिलाइजेशन की हालत यह है कि पार्टी इस वक्त बड़े बुरे तरीके से तकसीम है। हाँ, एग्जैक्टली, मैं यही पूछ रही और थी। अली अमीन गंडापुर जो है वो वजीर आला है, उनके ऊपर भी रिजर्वेशन है, केपीके के अंदर भी। अच्छा, पार्टी के मामलात ऐसे चल रहे हैं जैसे सारा का सारा जोर केपीके के ऊपर है और चीफ मिनिस्टर के ऊपर है। अब चीफ मिनिस्टर के पास तो इंतजामी ओहदा भी है ना, वो वहां के सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो सियासी ओहदे किसके पास है? सियासी ओहदे भी उन्हीं के पास लीड कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि कमेटी मैंने बना दी है, नाम नहीं बताऊंगा। अब वो कमेटी में कौन लोग हैं? अगर वो अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं तो रिजर्वेशन वैसे की वैसे है। हाँ। अच्छा, फिर केपीके से जब आप निकलेंगे और पंजाब से आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, सिंध से आपको निकलने नहीं दिया जाएगा और बलूचिस्तान से आप नहीं आ सकेंगे, तो सारा जोर जो है वो केपीके के ऊपर बेस करके लगा। अच्छा, अब केपीके से 1 लाख बंदा अगर आके इस्लामाबाद बैठ जाए, समझ आती है एक बड़ा धरना हो सकता है, लेकिन इस्लामाबाद में भी आपको एंट्री की इजाजत मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, ये अलग सवाल है। टक पुल के ऊपर रोक दिया गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब एक नया राउंड जो है ना गिरफ्तारियों का और शुरू हो जाएगा पीटीआई के लोगों को, और दूसरे नंबर पे जो है ना रुकावटें वगैरह पैदा की जाएंगी ताकि एक बड़ा इज्तिमा जो है ना वो यहाँ पे ना हो सके। पंजाब से नहीं आने दिया जाएगा, सिंध से नहीं आने दिया जाएगा, तो फिर पंजाब खुसूसन पंजाब के अवाम के बगैर कैसे कर लेंगे ये धरना? और ये सवाल तो ये नहीं है कि लोग निकलना नहीं चाहते, लोगों को डर ये है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके फिर जिस तरह से बाकी लोगों के साथ सलूक हो रहा है हमारे साथ भी सलूक होना शुरू हो जाएगा, इंसदादे दहशतगर्दी के पर्चे भी कट जाएंगे। अच्छा, फिर पंजाब की लीडरशिप का है, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमाद अजहर साहब केपीके के अंदर बैठे हुए हैं, रुपोश हुए में, और वो असलम इकबाल साहब भी वहां पे मौजूद है। लाहौर की क़यादत किसके पास है? लाहौर किसके पास है? पंजाब किसके पास है? यही सवाल पैदा होता है कि इस वक्त पूरी पीटीआई की क़यादत किसके पास है? यही तो कह रहा हूं कि पीटीआई की क़यादत अमली तौर पे आपने एहतजाज की पॉलिटिक्स के तनाजुर में चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को दी हुई है। अच्छा, बैरिस्टर गोहर, अली जफर, ये जो जितने लोग वकला हैं ये तो सारे चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मफाहमत के साथ चले। सलमान अकरम राजा की टून जरा थोड़ी सी डिफरेंट है, खोसा साहब की डिफरेंट टून है, लेकिन ज्यादातर लोग तो चाहते हैं कि मफाहमत के साथ चले, क्योंकि उनको लगता ही है कि अगर इस मौके पे एस्टैब्लिशमेंट से टकराव होगा तो पार्टी के लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन देखें, इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है इस पे एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अगर आपकी सियासी हिकमत अमलियां नाकाम हो गई हैं और आप गैर सियासी हिकमत अमली के जरिए एक पार्टी को दबा रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उनको वहां से रिलीफ नहीं मिल रहा है, जेलों में कैद हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? फिर पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई को तो सियासी रास्ता नहीं दिया जा रहा। तो ये अच्छा, हम इनकी फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, इस वक्त मजीद 2 फ्रैक्शन सामने आ रही हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खान मौजूद हैं, दूसरी जानिब बुशरा बीबी मौजूद हैं। तो कहा जा रहा था कि शायद क़यादत इनके जरिए भी करवाई जाएगी। ये मैं इस प्रोपेगेंडा को इसलिए तस्लीम नहीं करता, बुशरा बीबी तो अभी तक सामने ही नहीं आई है। अलीमा खान तो चले फिर भी पब्लिकली गैदरिंग में आके बात करती हैं ना,
और मैं आपको ये बताऊं, इमरान खान के जब तक बाहर थे, आपको अलीमा खान और वगैरह ये जो है कभी पॉलिटिक्स में उस तरह से नजर नहीं आए, एक्टिव नहीं थे। ये जैसे ही इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे ये वापस पीछे चले जाएंगे, मैं आपको बता दूं। ये जो है ना, और ये याद रखिए, लोग अलीमा खान को नहीं पसंद करते, लोग जो है बुशरा बीबी को नहीं पसंद करते, लोग सिर्फ इमरान खान को देखते हैं, लोग तो बैरिस्टर गौर को भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए इमरान खान जब तक बाहर नहीं आएंगे उस वक्त तक पार्टी का कंट्रोल मुख्तलिफ लोग लेंगे, और लेकिन जैसे ही इमरान खान आ जाएंगे रिमोट कंट्रोल उनके पास है। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी बहुत से लोग पार्टी के अंदर कहते थे हमें एहतजाज की कॉल नहीं देनी चाहिए, लेकिन इमरान खान ने जब फैसला कर लिया तो बाकी क्या रह गया बाकी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जितने भी ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो बैरिस्टर गोहर की शक्ल में हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर की शक्ल में हो, चाहे वो यहाँ पर आपने जैसे भी कहा उनकी शक्ल में हो, मैंने पहले कहा था और अब भी मैं कहता हूं कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो साबिक सदर थे, उनको आप ये लीड दें कि वो कायम मुकाम सदर बन जाए, क्योंकि परवेज इलाही साहब इस वक्त एक्टिव नहीं है, शाह महमूद कुरैशी अंदर है, इमरान खान साहब अंदर है, आरिफ अलवी क्योंकि सिंध से बिलोंग करते हैं ना, कराची से, तो ये जो केपी के और पंजाब की लड़ाई है उसमें वो कम से कम एक ज्यादा सालसी का किरदार भी अदा कर सकते हैं और सबको इकट्ठा भी कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि उनको भी कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही, तो इसलिए भी वो भी खामोश होकर बैठ गए पीछे। हाल में सलमान अभी साहब, ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें आप कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल इमरान खान साहब के पास ही है, ऐसे में इतना बड़ा ये जो धरना है ये क्या कामयाब हो पाएगा? क्योंकि ये आखिरी हरबे के तौर पर अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जो 4 निकाती जो एजेंडा है, मुतालबा है, उसमें बानी की रिहाई का कोई निकात नहीं है। नहीं, उसमें उन्होंने एक नुकता तो देखिए, अली अमीन गंडापुर ने तो कल कह दिया ना कि जब तक बानी पीटीआई को रहा नहीं किया जाएगा एहतजाज खत्म नहीं होगा। लेकिन जो एजेंडा दिया गया है, जो एजेंडे में वो है ना गिरफ्तार सियासी लोगों को रिहा किया जाए, तो आप समझ लें कि इमरान खान भी इसमें शामिल है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अब 26वीं तरमीम जो है वो एक ही सूरत में वापस हो सकती है कि अदालत उसको अपना कालेदम करार दे दे, और उसका कोई ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट की मंजूरी है, पार्लियामेंट ने कानून साजी की है। अगर अदालत समझती है कि ये गैर कानूनी है, इलीगल है, तो वो उसको कर दे सकती है। बाकी रह गया इंतखाबात की मैंडेट की वापसी, वो कैसे होगी? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आपको नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना है। तो आपको लगता है गैर हकीकी मुतालबात हैं? सर, मुतालबात ठीक हैं, लेकिन अब मुतालबात किससे कर रहे हैं? एक ऐसी हुकूमत से जिसकी बका ही जो है ना उन मुतालबात को पूरा ना करने के ऊपर है, एक बात। फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं बड़े वाज़ेह तौर पे कि इमरान खान समझते हैं कि इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। वो बार बार जब एहतजाज की कॉल देते हैं, बातचीत की बात करते हैं, तो वो उन्हीं की तरफ इशारा करते हैं जिनके पास ताकत है, और अभी भी वो उधर ही देख रहे हैं, और पीटीआई भी उधर ही देख रही है जो उनके दूसरे लोग हैं। लेकिन मसला ये है कि वहां पे भी ऐसा डेडलॉक है कि कोई रेजोल्यूशन वहां से भी नहीं निकल रहा एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जो इमरान खान जिस तरह से चाहते होंगे या एस्टैब्लिशमेंट शायद जिस तरह से चाहती होगी कि मामलात में अगर कोई फाहम तफहीम पैदा करनी है तो ये तरीक़ेकार है, ये शरायत है, वो पूरी नहीं हो रही। अब इमरान खान अगर एक बड़ा एहतजाज करने में कामयाब नहीं होते, और वो इमरान खान ने तो नहीं करना, बेसिकली पार्टी के लोगों ने करना है, अगर पार्टी एक बड़ी मोबिलाइजेशन के साथ बाहर नहीं निकलती, और उसमें मैं फिर ये कह रहा हूं इस वक्त सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी केपीके के ऊपर होगी। अगर केपीके, क्योंकि उनकी हुकूमत है, अगर वहां से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बंदा निकल के आता है तो तब तो ये मेला जो है ना सजेगा। और अगर ये वहां से कामयाब नहीं होते हैं तो फिर मैं आपको बताऊं सिर्फ पंजाब पे बेस करना, सिंध पे बेस करना या बलूचिस्तान पे बेस करना मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए। और वैसे मैं आपको बताऊं हुकूमत किसी भी सूरत में एक बहुत बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद में करने की इजाजत नहीं करती। थैंक यू वेरी मच सलमान आबिद साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और सियासी तौर पर जो हाल हमने आपके सामने रखी है, पीटीआई की जो पिछले एहतजाज हैं वो आपने देखे, और इस बार भी जो मुतालबात किए जा रहे हैं और जिस तरह कॉल दी गई है, डू और डाई कहा गया है, क्या इस सूरत हाल में ये कारगर साबित होगी पीटीआई के लिए? ये वक्त बताएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट माइंड मैटर्स में आज वक़ार अहमद मलिक और डॉक्टर कमल खालिद किस मौजू पर बात कर रही हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बहुत ही खूबसूरत किताब है हरमन इसकी, सिद्धार्था, और उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और वो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी ज़ात की तलाश में निकलते हैं, और उस किताब में गौतम बुद्ध भी हैं जिनसे उनकी मुलाकात होती है, और ये अपनी ज़ात की तलाश में बहुत सी जगहों पे जाते हैं, और बहुत ही कमाल नावल है। जो बुद्ध फिलॉसफी है उसको देखा जाए तो अभी वो रिसेंटली यानी 19वीं और 18वीं सदी में जो एक वेव चली, और वो जब हम दोस्तोयेव्स्की को देखते हैं या नीत्शे को देखते हैं या बड़े बड़े फिलासफर्स को देखते हैं तो वो मीनिंग के हवाले से बहुत अहम बात करते हैं कि जो मीनिंगलेसनेस है ये इंसान की ज़िंदगी में डिप्रेशन और एंग्जाइटी और तमाम जो नफ्सियाती अमराज हैं उसकी वजह बन रही है। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले जब हम बुद्ध फिलासफी को देखते हैं तो वो भी तकरीबन यही बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर कमल खालिद साहब मौजूद हैं,
और तारीख पे बहुत गहरी और कमाल नज़र रखती हैं। बुद्ध फिलॉसफी, यानी मैं जब रिसेंट फिलॉसफी देखता हूँ तो इस पे जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म में मीनिंग जो है वो बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल। तो बिल्कुल यही चीज़ हमें क्या बुद्ध फिलॉसफी में मिलती है, और बुद्ध फिलॉसफी बुनियादी तौर पे क्या है? महात्मा बुद्धा के हवाले से मैं एक बात ये कहती चलूँ कि उनका जो दौर था वो ज़मीन के ऊपर एक खसूसी दौर था, क्योंकि उसमें हमें एक तरफ जैन मत के महावीरा दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ हमें ज़रतुश्त नज़र आते हैं, और ये तकरीबन जो है ओवरलैप कर रहे हैं ये लोग एक दूसरे को। चुनांचे दुनिया की जो एक पॉपुलेशन है, जो ह्यूमैनिटी है, उन सब की प्रॉब्लम्स को देखते हुए इन्होंने अपने अपने तरीके के साथ जो है सॉल्यूशंस देने की कोशिश की। जब हम महात्मा बुद्धा की बात करते हैं, जिस नावल का आपने रेफरेंस दिया सिद्धार्था का, वो बुनियादी तौर पे हम महात्मा बुद्धा के साथ सफ़र करते हैं कि वो किस तरह घर से निकला और अपने वालिद साहब से मिला, और फिर उस रास्ते में उसने क्या क्या मसाइल और मुश्किलात देखी। तो यू आर लिविंग थ्रू द आइज़ ऑफ बुद्धा what he faced। और उसके बाद ये बात आ जाती है कि बुद्धा के लिए हमारा बड़ा है एनलाइटनमेंट, निर्वाण, कि उसको क्या मिला ऐसा जिसने कि उसको बिल्कुल तब्दील करके रख दिया, और उसको जो एक ह्यूमैनिटी की जो मसाइल का हल क्या नज़र आता है। हम समझते हैं कि ये कोई मम्बो जम्बो किस्म का जादू होगा या कुछ इस किस्म की बात नहीं है। बुद्ध मत मेरा ख्याल है कि दुनिया के शायद चंद उन रिलीजन्स में से एक है विच इज़ नॉट अ फॉर्मल रिलीजन बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। और ज़िंदगी गुजारने का ये तरीका जो है ये अचानक नहीं आता है। हम अगर साउथ एशिया को स्टडी करें तो साउथ एशिया के अंदर ज़िंदगी की तमाम जो आप समझिए कि स्ट्रगल्स हैं, उनका एक ही मतमा नज़र है, और वो है आनंदा, इनर पीस, इंसान का अंदर का सुकून। आपको ये वैदिक रिलीजन में भी मिलता है, वेदांतिक में भी, लिटरेचर में भी मिलता है, और इनकी जितनी सूत्रास हैं और जितनी इनकी रिलीजियस फिलोसॉफिकल लिटरेचर में हमें ये एक बहुत एलिमेंट मिलता है। सो मच सो कि आपके जितने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं, चाहे वो म्यूज़िक है, पोइट्री है, लिटरेचर, डांस, आर्किटेक्चर, उसका बुनियादी मकसद इंसान को एक सुकून फराहम करना है। उसी सुकून की तलाश जो है वो महात्मा बुद्धा भी करते हैं, और जब वो उसका हल पा लेते हैं, और वो हल जो है उनके नज़दीक बड़ा सादा सा है, उसको मैं उससे भी ज़्यादा सादा अल्फाज में बयान करूँगी। और वो कहते हैं कि इंसान की तमाम तर जो तकलीफ़ें हैं उसकी वजह उसकी ख्वाहिश है, डिज़ायर। तो कहते हैं कि अपने अंदर की ख्वाहिश को ख़त्म कर दो, और उसके बाद उन्होंने एक रास्ता दिया जिसको हम 8 फोल्ड पाथ कहते हैं, जिसके 8 असूल हैं, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि सच बोलो, बुरा ना कहो, बुरा ना देखो, अच्छे सही तरीके से जो है अपने कमाई करो, चोरी नहीं, डाका नहीं, इस किस्म की जो तमाम मज़हब की बुनियादी बातें। जब हम वजूदी फ़लसफ़ा या जिसको एग्जिस्टेंशलिज्म कहते हैं, ये पिछले 200 सालों में उनकी एक बड़ी नुमाया चीज़ ये भी है कि जो दर्द है उसको अवॉइड नहीं करना, पेन जो है उसको अवॉइड नहीं करना। अच्छा, वो पेन को जब कहते हैं कि अवॉइड नहीं करना, तो इससे मुराद ये नहीं है कि पेन जो है अगर कहीं खड़ा हुआ है तो जाके उसको जफ्फा मारना है, वो तो सैडिस्टिक बिहेवियर हो गया। यानी एक जो पेन आपकी तरफ आ रहा है, तो मेरा मतलब है कि उसको लाइफ कैसा समझना। और दूसरा ये है कि वो पेन जो है वो ये समझते हैं कि जो लर्निंग है उसका बहुत ही बुनियादी एलिमेंट है, और जैसे ही आप उसको शदीद अवॉइड करेंगे तो आप प्लेयर की एक गुलाम बन जाएंगे और एक स्लेवरी की शक्ल इख्तियार हो जाएगी। सो ये चीज़ भी तकरीबन हमें बुद्ध मत में मिलती है। देखिए, जो कहते हैं ना कि वो बड़ी एक आम सी सेइंग है, इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन काइंड ऑफ थिंग। तो वो जो दुख, तकलीफ, मुश्किलात हैं, दे ऑलवेज मेक्स यू अ बेटर पर्सन। तो उसका तो साथ आपका सारी ज़िंदगी का रहेगा। अब मैं महात्मा बुद्धा से अगर थोड़ा सा नहीं काफ़ी आगे आऊँ तो रेनुआ हमारे एक बड़े मशहूर इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स हैं। तो रेनुआ की एक सेइंग मैं पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा दैट द पेन रिसीड्स बट द ब्यूटी रिमेन्स। तो दुख, तकलीफ, दर्द वो तो इंसान के साथ रहता है, लेकिन खूबसूरती जो है वो आपके पास एक ये आप पे है कि आप उस दुख, दर्द, तकलीफ के अंदर भी अपने अंदर का जो हुस्न है, अपने अंदर की जो खूबसूरती है, उसको बरकरार रखें। तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद वो जो आजकल माइंडफुलनेस और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे तो पता नहीं क्यों हर अपने जो मसले हैं और हर चीज़ का ताना बाना जो है वो हमारी अपनी जो रीजनल फ़िलासफ़ी है, लिटरेचर है, उसमें मुझे आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले उन सवालात के जवाब नज़र आ जाते हैं
जिनको हम आज ढूंढ रहे हैं। मॉडर्न फिलॉसफी में एक जो जहत है वो बहुत ही नुमाया है, वो है इंडिविजुअलिज्म की, इनफरादियत की। बिल्कुल। वो ये समझते हैं कि ये नहीं है कि कोई इज़्म है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको कोई गोली देगा और आपकी ज़िंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, या आपको इनर पीस मिल जाएगा। इसके लिए इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल, उसका अपना एक सफ़र है और उसने वो सफ़र तय करना है और सारा। तो हम ये समझते हैं कि जो सिद्धार्थ की हम अगर बात करें तो तमाम माली आसाइशों के बावजूद उनको एक इंडिविजुअल सफ़र अलग से इख्तियार करना पड़ा। ये भी इंडिविजुअलिटी है, यानी ये भी वही तकरीबन इनर पीस नहीं था। हाँ, इनर पीस नहीं था। तो वो इतने तमाम लग्जरीज के बावजूद वो उनके अंदर का जो एक सुख सुकून चैन जो है वो मिसिंग था। तो उसी को जब वो ढूंढने निकलते हैं और उनको ये रास्ते दिखाई देते हैं और जब उनको वो रास्ता समझ आता है तो उसके बाद वो फिर लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं। और अब उसमें एक मैं यहाँ पर बात मुख्तसर सी करूँगी और इस पर हम शायद कभी दोबारा भी बात कर सकें कि जितने मैंने आर्ट्स के नाम लिए थे ना, म्यूज़िक, लिटरेचर, पेंटिंग, डांस, सब कुछ, इनको जब मैं अपनी साउथ एशियन फिलोसफीज़ में देखती हूँ तो वो दे वर ऑल मेंट टू गिव यू पीस ऑफ माइंड। तो अब कुछ अरसे से हमारी ज़िंदगियों में से वो जो एक रिसोर्सेज थे अपने अंदर के दुख दर्द को रिलैक्स करने के, तो ये हमसे कुछ छूटते जा रहे हैं। आज भी अगर याद करें, मैं तो अपने साथ ये बहुत करती हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, बहुत मेरे साथ बुरा वक्त कोई है तो मेरा होता है कि मैं अच्छा म्यूज़िक सुन लेती हूँ, अच्छी कोई किताब पढ़ ली और इस तरह से कर लिया। लेकिन वो अच्छी मौसीकी, अच्छी फिल्म, खूबसूरत मुख्तलिफ जो डायमेंशंस हैं आर्ट की, वो हमसे थोड़ी सी छिन सी गई हैं। और जो मैं मानती हूँ हकीकत पसंद होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हकीकत पसंदी के साथ साथ कुछ ख्वाब भी देख लिए जाएं तो कोई हरज नहीं। कुंग फू पांडा आपने देखी है? ऑफ कोर्स। वाह। मैं इनर पीस के बारे से मेरे ज़हन में आया और मैं आपको कि उसी की बुनियाद पे कितनी खूबसूरत फिल्म है, मतलब उसके तीनों हिस्से जो हैं वो कमाल है। और आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आपने कुंग फू पांडा की बात की है और हम महात्मा बुद्धा की बात कर रहे हैं, और उसके साथ मैं आपको बताऊं कि अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने डम्बो मूवी देखी है? नहीं, मैंने नहीं। ओ यू मस्ट। डम्बो जो है एक छोटा सा हाथी है जो बहुत बड़े बड़े कानों के साथ पैदा हुआ है और जिसको सारी जिंदगी उसको मजाक उड़ाया जाता है, एंड देन वन फाइन डे पता चलता है कि वो उन कानों की मदद से उड़ सकता है। तो उसकी वही चीज़ जो कि उसकी लिए बड़ी एक तहकीर का बायस थी, हजीमत का, वो एकदम से तमाम दुनिया दंग रह जाती है कि वाह ये। और दिलचस्प बात मैं आपको ये बताती चलूँ, ये डिज्नी की मूवी है, बहुत खूबसूरत है। ये बुनियादी तौर पे एक जातका स्टोरी है। और जातका स्टोरी आप नाजरीन को हम बता सकते हैं कि महात्मा बुद्धा के मुख्तलिफ जो उनके अवतार्स हैं उनके बारे में जो कहानियाँ हैं, तो ये बुनियादी तौर पे महात्मा बुद्धा की कहानी है जिसको कि डम्बो मूवी में कन्वर्ट किया गया है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मूवी तो मैं आज ही देखूंगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बात यह है कि पिछले 3000 साल की या 4000 साल की जितनी भी तारीख हमारे पास अवेलेबल है, वो जब हम देखते हैं तो जो इंसानी सोच का सफ़र है, जो फ़िक्र का सफ़र है, वो तकरीबन एक जैसा नज़र आता है। यानी अगर हम पुरानी यूनान में चले जाते हैं और सोफोक्लिस को देखते हैं, उसके ड्रामा में जो कोरस है, वो जो सवालात उठा रहा है अपने एग्जिस्टेंस या वजूद के हवाले से, वो तकरीबन वही सवाल हैं जो 18वीं 19वीं सदी में भी वही सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वही जो हल उस वक्त महात्मा बुद्ध और उस वक्त की जो एरा है उसमें जो आपको हल पेश किए जा रहे हैं इंडिविजुअलिज्म के हवाले से, इनफरादी तरक्की के हवाले से, अपने फ़र्द किस तरह एक तरक्की कर सकता है, अपनी ज़ात की तरक्की कैसे कर सकता है, अपनी ज़ात की तलाश कैसे कर सकता है और इनर पीस कैसे हासिल कर सकता है, वही तकरीबन आज की मॉडर्न फ़िलासफ़ी जो है वो भी यही कह रही है। सो रास्ता जो है वो एक ही है और ज़बरदस्त रास्ता है इंडिविजुअलिज्म का, इनफरादी हवाले से, इनफरादियत के हवाले से। उस रास्ते को ज़रूर इसके मुसाफिर बनिए और इनर पीस जो है उसको ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं आइडियाज़ 2024 की। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़रोग देने के लिए वज़ारत दिफा और दिफाई पैदावार के तहत डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन DEPO हर 2 साल बाद आइडियाज़ के नाम से बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार का इनेकाद करते हैं। और आइडियाज़ जो है वो खित्ते की बड़ी दिफाई नुमाइशों में से एक है, जिसमें पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार करदा दिफाई साजो सामान की नुमाइश के साथ साथ दुनिया भर
की जो बड़ी और अहम दिफाई कंपनीज हैं उनके साजो सामान की नुमाइश भी की जाती है। और कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक आइडियाज 2024 का 12वां एडिशन जो है मुनक्किद होने जा रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस कहने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि एजाज साहब आप आइडियाज़ जो है हमारी एक बहुत बड़ी नुमाइश है, दिफाई नुमाइश है, और हमेशा जब भी मुनक्किद की जाती है बहुत सी नज़रें हम पर जम जाती हैं और इस नुमाइश में ख़रीदो फ़रोख्त भी होती है हमारी टेक्नोलॉजी की। तो इस बार क्या इनोवेशन लाई जा रही है इस नुमाइश में, और आप इसको किस तरह से देखते हैं? ना सिर्फ ये ताकत का मुजाहरा होता है बल्कि इसके साथ साथ जो हमारा दिफाई जो उसमें हमारा दिफा जो उसमें इजाफा हो रहा है वो भी, उसका भी मुजाहरा किया जाता है। तो आप कैसे इसको देखते हैं और इनोवेशंस के बारे में बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, ये डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है और उनके बिहाफ पे इसकी जो इवेंट मैनेजमेंट है वो बदर एक्सपो सोल्यूशन कंपनी करती है। और ये इस वक्त 12th एडिशन है और ये अपने अहमियत के एतबार से इस रीजन में और ग्लोबली जो डिफेंस रिलेटेड एग्जीबिशंस हैं उसमें एक बड़ा क्रेडिबल नाम है। और उसका अंदाजा इस चीज से किया जा सकता है कि जो इसका गुज़िश्ता 11वां इवेंट हुआ 2022 में, उसमें तकरीबन 530 से ज्यादा कंपनीज की रिप्रेजेंटेशन थी और 38 ममालिक की बैनुल अक़वामी तौर पे उसमें पार्टिसिपेशन थी। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो रजिस्ट्रेशन हुई हैं और उसके मुताबिक ये फिगर्स जो हैं वो पहले से भी कहीं बेहतर होंगे। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल इसका इम्पैक्ट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान का एक जो मच नीडेड सॉफ्ट इमेज और एक पीस लविंग नेशन के तौर पे जो एक इमेज है उसको ये प्रोजेक्ट करता है इंटरनेशनल लैंडस्केप में। दूसरे, ये हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हमारी एंटरप्राइजेस हैं लाइक पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और बहुत सारे दूसरे अदारे, उनकी जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ये इंट्रोड्यूस कराता है। फिर ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है। और हमें फिर इसके अलावा ये मौका देता है कि हम इंटरेक्ट करें उन बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन से और अदारों से जो इस वक्त कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये जो है ये एक बड़ी मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी फेसेट जो है एक इवेंट होता है। प्लस इसके साथ हमारे यहाँ एक सेमिनार होता है जिस सेमिनार से मुख्तलिफ थीम्स के जरिए और साइडलाइन कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज के जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो कंटेम्परेरी ट्रेंड्स हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है और उनको शोकेस किया जाता है। तो उस लिहाज से ये ना सिर्फ ये कि एक फिजिकल एक्टिविटी है बिजनेस के एतबार से या इकोनॉमी को बूस्ट देने के एतबार से, बल्कि ये एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज भी है। जबरदस्त। अच्छा सर, इसमें नुमाइश में साइबर दिफा और जदीद टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें और बताएं कि कौन कौन सी नई दिफाई मसनूआत जो हैं वो और दिफाई टेक्नोलॉजी सामने आएगी। ये देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का IT के शोबे में पाकिस्तान बहुत एडवांस उस पे काम कर रहा है स्टेजेस पे, और हम इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने बहुत सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में। तो हम अपनी वो कैपेबिलिटी इसमें जो है डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी के जो सॉल्यूशंस हैं और एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन के जो सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इसका एक हाईलाइट है। प्लस ड्रोन टेक्नोलॉजी में, ड्रोन्स में जो है वो गरचे पिछले नुमाइश में भी ड्रोन्स हमारे इसमें डिस्प्ले हुए थे, लेकिन इस बार ये बड़े साइज में और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ और ज्यादा पे लोड के साथ जो ड्रोन्स हैं वो इसमें दिखाए जाएंगे, जो कि यकीनन उसकी मिलिट्री और सिविल दोनों एप्लीकेशंस हैं। तो इसकी जो थीम ही है जी, वो थीम ही है कि
आर्म्स फॉर पीस, यानी हम इन दिफाई प्रोडक्ट्स के जरिए हम सिर्फ डिटर करना चाहते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स या नॉन स्टेट एक्टर्स को कि उनको ये हिम्मत या जुर्रत ना हो कि वो किसी भी सिविलाइज जो है रिस्पॉन्सिबल की तरफ आंख उठा के देख सके और मैली आंख से देख सके। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए एजाज साहब आपका। और हम देखते हैं कि ऐसी नुमाइश है, ना सिर्फ वो दिफाई साजो सामान की नुमाइश होती है बल्कि एक सॉफ्ट इमेज, जैसा कि एजाज साहब ने कहा, वो भी पूरी दुनिया में से भेजती है। इसी हवाले से हम मजीद भी आपको मालूमात देते रहेंगे आने वाले हमारे प्रोग्राम्स में। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। चलिए जी, बात करते हैं क्रिकेट की। तो वनडे सीरीज में तारीखी फतह के बाद अब ग्रीन शर्ट्स की नजरें T20 सीरीज की जानिब भी हैं। कौमी टीम मेजबान टीम को टफ टाइम देने के लिए तैयार है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। ये मैच जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। जरूर देखिएगा। हम तो बहुत एक्साइटेड है इस बारे में, क्योंकि इससे पहले हम टेस्ट सीरीज जीत चुके हैं, वनडे सीरीज जीत चुके हैं और अब T20 की बारी है। तो देखना है कि क्या एक बतअमली अपनाती है पाकिस्तानी टीम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के T20 रिकॉर्ड पर अगर नजर डाली जाए तो कौमी टीम का पड़ा भारी दिखाई देता है और दोनों टीमों के दरमियान अब तक तकरीबन 25 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें ग्रीन शर्ट्स ने 13 और कैंगरूज ने 11 में कामयाबी अपने नाम की है। जी हाँ, एक मैच बगैर नतीजा भी रहा था और कौमी टीम वनडे सीरीज में जी मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है। और दूसरी जानिब कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का ये कहना है कि T20 सीरीज में बेस्ट 11 मैदान में उतारेंगे। ऑस्ट्रेलियावी टीम आखिरी 4 मैच मुसलसल जीत चुकी है और लाहौर में कैंगरूज ने मेजबान पाकिस्तान को 3 विकेटों से हरा दिया था। तो क्या कौमी टीम इस बार अपनी हार का बदला लेगी या नहीं, या कैंगरूज का शिकार होगी? इस पर हमने करनी है जी बात। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नजीब सत्ती, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर आप दोनों को। बिल्कुल अहमद, आपसे जो आपकी आवाज है वो ब्रेक हो रही है, जरा दोबारा बोलिएगा। जी अब आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, आ रही है। अच्छा अहमद, हम बात कर रहे हैं पहले इम्तिहान के बाद अब मोहम्मद रिजवान का दूसरा इम्तिहान है, आज से शुरू हो रहा है। क्या लगता है कौमी टीम वनडे सीरीज की तरह T20 सीरीज में भी दिखाएगी अपना कमाल या फिर नहीं? अल्लाह करे अच्छा कमाल दिखाए ये इम्तिहान। ये वैसे ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा करना CSS क्लियर करने के बराबर होता है। तो पहले इम्तिहान में तो पास हो गए हैं और आज उम्मीद है कि ये दूसरा जो इम्तिहान आज शुरू होने जा रहा है इसमें भी अच्छा करें, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ऐसी है कि इसके बारे में कि कौन से दिन कौन सी वाली पाकिस्तानी टीम आएगी वो पता चलता नहीं है। लेकिन हमें अच्छी उम्मीद है कि अच्छा आगाज किया तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। चले तो ये देखते हैं कि अब इख्तिताम कैसा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अहमद, आप बताइएगा कि यहाँ हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो फुल स्ट्रेंथ नहीं खिला रही है अपनी, जबकि पाकिस्तानी टीम का भी ऐलान नहीं किया गया है। तो इस सूरत में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये स्पेस दिया जा रहा है पाकिस्तानी टीम को कि वो बेहतर परफॉर्म करे, या घबरा रहे हैं वो हमसे? नहीं, हमसे नहीं घबरा रहे। उसमें ये होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसकी सारी तवज्जो जो है वो गवास्कर बॉर्डर सीरीज पे है, जो कि अभी जो है वो स्टार्ट होगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज। इसी वजह से उन्होंने बीच में अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया था, तो वो उनकी तवज्जो उस टेस्ट सीरीज के ऊपर है। दूसरा जो बड़ी टीमें होती है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह, ये जो टीमें हैं ये बायलैटरल सीरीज को इतनी अहमियत नहीं देती। ये यूजुअली आप देखेंगे बायलैटरल सीरीज में अक्सर अपने प्लेयर को रेस्ट करा लेती है। ये हमें जनूनी है कि बायलैटरल सीरीज में भी कोई प्लेयर मिस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे 2-3 साल में हमारे सीनियर खिलाड़ी जिम्बाब्वे वाली सीरीज भी मिस नहीं करते थे। तो ये होता है कि दुनिया जरा इसको जरा लाइट लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेस्ट कर लेते हैं, नए लड़कों को चांस दे देते हैं। उनके अंदर मैच्योरिटीज इन चीजों को लेके, प्लेयर डेवलपमेंट, प्लेयर को रेस्ट कैसे देना है, उनका वर्कलोड कैसे मैनेज करना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नॉर्मल है। हमारे यहाँ जरा ये अभी इतने ज्यादा इसका रिवाज नहीं है, तो इस वजह से हमें थोड़ा अजीब लगता है। सही है, ये इस तरह का ट्रेंड हमारे यहाँ पर नहीं है। अच्छा, चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ब्रिस्बेन में कौन कौन से मेजर चैलेंजेस भी होंगे आज, हमें अमर ये भी बताएं। और दूसरा ये कि टॉस की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो फिर कौमी टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग? देखिए, टॉस की इंपॉर्टेंस T20 क्रिकेट में कोई पिच पे बहुत प्रेशर ना हो या कोई ऐसी सपोर्ट ना हो कि पहले 2-4 ओवर में आपके उनके 2-3 खिलाड़ी उड़ा दें, तो वरना इतना ज्यादा फर्क टॉस का होगा नहीं।
मेरा ख्याल ये है कि पैटर्न जो पाकिस्तान के लिए चल रहा है तो वो माइट भी, अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो शायद वो यही करने की कोशिश करेंगे कि पहले बैटिंग कराएं ऑस्ट्रेलिया को और फेस करने की तरफ जाएं। चैलेंजेस आएंगे, देखें वनडे क्रिकेट T20 से बहुत चेंज होती है। वनडे क्रिकेट में आप टाइम ले सकते हैं, देखा हमारे ओपनर टाइम लेते थे वनडे क्रिकेट में, आधे साथ ही फुल फ्लेज अटैक पे नहीं गए थे। लेकिन हमें तो लगा कि हमने वनडे सीरीज भी T20 समझ के ही खेली। देखिए उसमें ये ना कि हमारे जो आप अगर आप हमारे ओपनर्स की बैटिंग का पैटर्न देखेंगे, उन्होंने पहले स्टार्टिंग के ओवर में थोड़ा टाइम लिया है, टाइम लेने के बाद जब सेट हुए फिर उन्होंने बड़े शॉट्स खेलना शुरू किए। तो T20 में आपके पास टाइम नहीं होता, आपको आते साथ ही अटैक करना है, तो ये फर्क हो जाता है। जब आप आते साथ अटैक करते हैं तो उसमें एज अ बैट्समैन आपकी गलती के चांस बढ़ जाते हैं, तो फॉल्स शॉट लगने के चांस बढ़ जाते हैं, तो ये बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ट्रिकी होगा हमारे लिए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि हमारे प्लेयर को ओडीआई में बेहतर खेलना है। बिल्कुल, हम जो पहले सीरीज हुई हैं इनमें हमने देखा है कि पाकिस्तानी टीम जो है उसने हिकमत अमली अपनाई। पहले उन्होंने टेस्ट सीरीज में स्पिनर्स खिलाए, फिर उन्होंने वनडे सीरीज में फास्ट बॉलर्स खिलाए, और कुछ लोग तो इस पर तनकीद करते भी चले आ रहे थे कि सब फास्ट बॉलर्स ले गए, स्पिनर्स लिए जा रहे हैं अब, लेकिन वो कारगर साबित हुई उनकी हिकमत अमली। तो अब आपको लगता है कि किसी नई हिकमत अमली से ये इन्हें मैदान में जाना चाहिए, और जो सिलेक्शन कर रहे हैं, जो ये हिकमत अमली अपना रहे हैं, काफ़ी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो? देखिए जिस तरह की कंडीशन है, जैसी ऑपोजिशन है, उस तरह की आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जब आपने टेस्ट सीरीज में अपने चूंकि घर पे थी और आपके लिए कोई फार्मूला आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, तो आपने एक स्पिनिंग विकेट की तरफ गए जो कि आपके लिए कारगर हो गई, तो दैट्स वेरी गुड। और ऑस्ट्रेलिया में जो कि बाउंसी विकेट्स होते हैं, पेस होता है, तो वहां पे यूजुअली फास्ट बॉलर का बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम ज्यादा फास्ट बॉलर लेकर गए। हालांकि ऐसा नहीं है स्पिनर माइनस होता है, स्पिनर आप खिला सकते हैं, स्पिनर पे डिपेंड करता है क्योंकि वो एडम ज़ैम्पा को खिलाते रहे। लेकिन यह कि ज्यादातर डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ज्यादातर जो है वो फास्ट बॉलिंग ही आपकी कारगर होती है, इसी वजह से ज्यादा फास्ट बॉलर्स लेकर गए। अच्छा, तो अहमद ये भी बताएं कि अभी तक जो स्क्वाड है वो सरप्राइज ही हमारे लिए कि कौन कौन खेल रहा है कौन नहीं। अलबत्ता साइम अयूब जो है वो वापस आ चुके हैं, उनके साथ 6 खिलाड़ी और। तो साइम अयूब को वापस भेजने को आप कैसे देखते हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पे, या उन्हें खिलाना चाहिए था? अहमद, सर इन्होंने जो T20 का स्क्वाड है ना, हाँ जी, जो T20 का स्क्वाड है वो बजाय थोड़ा सा वनडे साइड का लगता है, उस तर्ज का ज्यादा उसमें ऑप्शंस हैं। ये तो एक पहले का कमेंट है, हो सकता है कि ये प्लेयर बहुत ज्यादा अच्छा खेले क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मार धाड़ वाले या बहुत अटैकिंग या छक्के पे छक्का मारने वाले प्लेयर जो है वो कम ऑप्शंस हैं T20 स्क्वाड के अंदर। जो कुछ लड़के थे वो आपने वापस भेज दिए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि देखना कि वो जो कुछ नए नाम भी इसमें शामिल हैं वो कैसे खेलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि वनडे क्रिकेट के लिए मौजूद थे में डाली। तो लेट्स सी कैसे खेलते हैं। अहमद, हम देखते हैं कि क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। आप बैटिंग में बताइएगा, क्या आपको लगता है कि वनडे में जो बाबर और रिजवान की जोड़ी थी उसे ही ओपनिंग करनी चाहिए या साइम को फिर से एक बार मौका देना चाहिए? मैं सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी, आप फिर से दोहरा देंगे सवाल? जी, आपको लगता है कि बाबर और रिजवान को ही ओपनिंग करनी चाहिए वनडे मैच होने की वजह से और T20 मैच होने की वजह से? देखिए मेरे हिसाब से देखें, बात यह है कि बाबर को इसलिए ये ओपन करवाएंगे क्योंकि फास्ट बॉलिंग को बाबर आजम पाकिस्तानी टीम में सबसे अच्छा कहते हैं। ये जो बेसिकली फास्ट बॉलिंग जहाँ पे बाउंस होता है ना, पिच बैट पे अच्छा गेंद आता है, तो वहां पर बाबर आजम जस्ट टाइमिंग करते हैं वो उसमें अपने, यानी कि वो फोर्सफुल। लेकिन ये लॉन्गर टर्म का सोल्यूशन नहीं है। लॉन्गर टर्म में आपने अगला वर्ल्ड कप जो है वो भारत में आप जाते नहीं जाते वो अलग बात है, लेकिन वो वहां पर है, तो ये लंबे टाइम पर ये चलेगा नहीं। तो आपको T20 के तर्ज के ओपनर आपको मूव आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। आपको एक सीरीज के लिए, 2 सीरीज के लिए को सोचने के बजाय लंबे सीरीज में जाना है। तो T20 यंगस्टर का खेल है, आपको अपने जो ज्यादा सीनियर प्लेयर हैं उनको ये जो है ना वो ये लॉन्गर टर्म में काम करेगा नहीं, क्योंकि आपको ये जो है वो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको थोड़े बनाने पड़ेंगे। अभी के लिए ठीक है, अभी आप बाबर को ले आए हैं, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, तो इट्स नॉट बैड, बट रिजवान को देखना पड़ेगा कि वो कैसे खेलेंगे। अच्छा, अहमद नजीब सती हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे और पाकिस्तान ने और हमने सबने मिलकर दूसरी ट्रॉफी पर नजरें जमा ली है। देखते हैं जी 1 बजे मैच का आगाज होता है तो कैसा आगाज होता है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, वापस आएंगे, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि आज हमारे साथ स्टूडियोज में एक खास गेस्ट मौजूद हैं और वो किस हवाले से मौजूद है आपको बताएं। दूसरी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल हैं और पंजाबी कॉन्फ्रेंस 18 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसके लिए वो यहाँ आए हैं और ख़ास तौर पर हमने उनको मदऊ किया है अपने स्टूडियोज़ में। आपको उनसे तारुफ भी कराएं, लेकिन कॉन्फ्रेंस के पहले जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ दुनिया भर से पंजाबी, सिख, दानिश्वर, लिखारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत से जुड़े बेशुमार पैनल डिस्कशंस होने जा रही हैं और 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है। 18 से 20 नवंबर को बिला कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुनक़िद होगी। मादूमी के ख़तरे से 2-4 पंजाबी ज़बान को महफूज करने के लिए ये गुफ्तगू होगी और इसके लिए अमेरिका से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाने वाले एस अशोक बोरा साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनके साथ हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं पंजाबी कॉन्फ्रेंस अहमद रज़ा साहब। सब तो पहला जी एस अशोक बोरा साहब ते अहमद रज़ा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ एस अशोक बोरा साहब माशाल्लाह तो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ। ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੌਗ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੋ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहूँगा कि पंजाबी नूं प्यार करने वाले, पंजाबी बोली नूं प्यार करने वाले तो वो सारे ही इस कॉन्फ्रेंस प्रति एकदम जिहड़े आ वो जुड़े आ। उसदा कारण भी है कि हुणे सरकार वालों जिहड़ा स्कूलों कॉलेजां च पंजाबी नूं लागू करन दा जिहड़ा आदेश जारी किया गया, उहदे नाल ये लगा कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ मोहब्बत से बदलेगी। सो चंगा लग रहा है इस कॉन्फ्रेंस आके। अहमद रज़ा साहब आप बताइएगा कि आप ये दूसरी बार मुनक़िद होने जा रही है, आप ऑर्गेनाइज़र हैं, किस मिशन को लेकर चल रहे हैं आप इस कॉन्फ्रेंस में? मिशन तो सिंपल है सर और बड़ा गहरा मिशन है कि हर खिते की, हर मुल्क की एक ज़बान होंदी है और पंजाब देश की ज़बान पंजाबी है। तो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਨ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਸਨ 23 ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। मैं उस तो पहला ना एक थोड़ी शायरी का है कि 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ बोली बनती, 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ बोली बनती, 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ रोटी, तो जदों मुसीबत पवे इन्हां ते जिंदगी हो जाए औखी। सो बोली तो रोटी तो मुसीबत नहीं आनी चाहिए। जोड़ा थोड़ा सवाल है कि दुनिया से पंजाबी लिए की हो रहा, दुनिया से विचर के देखो थोनों 80% दुनिया च पंजाब एक होर वसदा दिसेगा। तो जो जिहड़ा पंजाब दा कल्चर है, चाहे वो लिटरेरी एक्टिविटीज़ ने, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ ने, चाहे स्पोर्ट्स दियां ने, चाहे कोई साडी विरासत दियां गल्लां ने, वो सारियां तुसीं जाके तुहानूं लिखेगे एक नहीं
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 27 ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਤਰਵੀਜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਰੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਲੀ ਖਾਸ ਕਰ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ मैं शॉर्टली रिप्लाई कर दूंगा। मैं समझ गया बोरा साहब डायलैक्ट्स लहजे ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਈ 3-4 ਵੱਡੇ ਲਹਿਜੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਬ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਝਾ ਹੈ, ਦੁਆਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਟਕਾ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਪਠਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਸੇਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੇਨ 5-6 ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 5 ਬਹਿਣਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਵੀਜ ਅੰਡਰ 1 ਅੰਬਰੇਲਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਲਵਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਗੀ ਜੀ, ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਜੀ ਔਰ ਹਾਬੀ ਦਾਲੀਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਫੀਮੇਲ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੰਗੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ, ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਟ, ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਬੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਮ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਵੋ, ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ 30 ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਤੇ ਸੋਲੇ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਜਕਾਰੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਛੁਪੇਗਾ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਚੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੰਡਾ ਰਹੂ ਬੁਲੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਬੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ 18 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
वेलकम बैक। जैसे कि स्मॉग से आगाही का बीड़ा हमने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, उसी तरह आज एक खास दिन है और एक ऐसी बीमारी के बारे में ये दिन मनाया जा रहा है जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शुगर की बीमारी से आगाही और बचाव का दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद इस मर्ज से पैदाशुदा पेचीदगियों, अलामात और इससे बचाव से मुतल्लिक आगाही फराहम करना होता है। और इस साल ज़्यादतीज़ के आलमी दिन का जो थीम है वो ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स है। ज़्यादतीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सी दूसरी बीमारियों का बायस बन सकती है। हर साल लाखों अफराद सिर्फ शुगर की वजह से ही मौत के मुंह में चले जाते हैं और दुनिया भर में तकरीबन 537 मिलियन से ज़ायद अफराद हैं जो ज़्यादतीज़ का शिकार हो चुके हैं और अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो 2045 तक ये तादाद 784 मिलियन तक भी पहुँच सकती है। और जी शुगर पेशेंट्स की जो तादाद के एतबार से पाकिस्तान है उसका तीसरा नंबर है, जहां पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ अफराद ज़ियाबतीस में मुब्तला है। शुगर की बीमारी लाहक होने की जो वजूहात हैं उन पर हमने बात करनी है कि वो क्या होती हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रख कर हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं और जिस्म की क्या को शुगर लाहक हो जाती है और बर वक्त एहतियात क्या है, रोज़मर्रा रूटीन जो है उसे क्या चेंज उसमें लाना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंज लाना चाहिए ताकि हम इस खतरनाक मर्ज से बच सकें। इस पर बात हमने करनी है और हमारे साथ डॉक्टर अली सकलैन हैदर साहब मौजूद हैं, माहिर अमराज शुगर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये कितने अलार्मिंग अभी हमने जो फैक्ट्स बताए हैं, फिगर्स बताए हैं, ख़ासतौर पे जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो टॉप 3rd कंट्री है जो शुगर पेशेंट्स जिसमें बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप? जी बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया है और मैं आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा ज़रा इंट्रोडक्शन इस तरह दूंगा कि आज ये हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है और मकसद मनाने का एक ही है, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि इस बीमारी के बारे में जितनी भी आगाही दी जा सके उतनी कम है, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, लेकिन इससे भी थोड़ी सी ज़रा ख़तरनाक बात बयान कर दूँ कि पाकिस्तान दुनिया में जो हर साल नए केस ऐड होते हैं ना, जिसको हम प्रेवलेंस कहते हैं, उसमें नंबर 1 है। तो टोटल तादाद के हवाले से हम तीसरे नंबर पर आ गए, लेकिन जो केसेस ऐड हो रहे हैं, जो शरह इसकी बढ़ रही है, उसमें नंबर 1 है। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में आंखों की बिनाई का कम हो जाना नंबर 1 कॉज शुगर, गुर्दों का नकारा होना नंबर 1 कॉज शुगर, फॉलज के अटैक्स नंबर 1 शुगर, हार्ट अटैक्स नंबर 1 शुगर। आप ये देखें सर से पांव तक ये बीमारी पूरे अज़ा को मुतासर करती है, इसलिए इसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, ये सारी बीमारियों की माँ है। इस वजह से आज के दिन के हवाले से पूरी दुनिया में एक कैंपेन ताकि आम लोगों तक कुछ बातें पहुंचाई जाएं और ये जो मीडिया है ये फास्टेस्ट रूट है। थैंक यू कि आप हेल्थ के ऊपर इतना फोकस करते हैं और नाजरीन को चाहिए कि आज जो भी बातें सुने इस पे प्लीज अमल करें। मकसद भी हमारा सिर्फ बात करना काम नहीं है, असल बात है अमल। बिल्कुल, कार्य खैर में डॉक्टर साहब आपका भी हिस्सा है, आप भी मौजूद हैं। हम तो हाजिर हैं, ये तो अल्लाह का एक फर्ज दिया हुआ है जो हम निभा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ लोग इसको बीमारी नहीं कहते, कहते हैं कि एक लाइफस्टाइल है जिसको ना अपनाने की वजह से ये बीमारी आपको हो जाती है। तो बहुत खूबसूरत बात आपने की है। हर बंदा आजकल, हर बच्चा हर घर में गूगल का मास्टर है। आप क्लिक करें और आप जब आप डिजीज की मैनेजमेंट पर जाते हैं तो पहला लफ्ज लिखा आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वो क्यों है? अभी तो दवाई का नाम ही नहीं आया, क्योंकि ये है ही लाइफस्टाइल। और पाकिस्तान का जो नंबर 1 होना या नंबर 3 होना लाइफस्टाइल। हम तमाम अपने मज़हब के हवाले से भी देखें, मैं मसाले हमेशा देता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रोटी की भूख है तो आधी खाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मेडिकल साइंस 1500 साल बाद कह रही है कम खाएं कम खाएं कम खाएं। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? हम एक की भूख है तो हम 4 खाने के लिए बैठ जाते हैं। आप कहते हैं कि ये हमारा आखिरी खाना है, इस सोच से हम खाते हैं और जरूरत नहीं भी होती तो खाते चले जाते। अब ये लाइफस्टाइल जब अपना लिया, मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई जाके स्विच का बटन चल के जाके ना, मुझे रिमोट कंट्रोल वाला एसी का बटन चाहिए, टीवी का बटन चाहिए और मुझे शॉपिंग भी रिमोट ऑनलाइन हो गई है। ये लाइफस्टाइल क्या कर रहा है? आपकी जो शुगर है, जो ग्लूकोज हम खाते पीते हैं उसको यूटिलाइज नहीं करता। आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है। फास्ट फूड का दौर है, हमने उसको अपना लिया। घर बैठे पकाने की क्या जरूरत है? ऑर्डर करें, घर आ जाएगा खाना, खाएं। मेडिकल साइंस कहती है और हमारे नबी का भी ये फरमान है कि जी आपका सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए
उससे थोड़ा कम लंच कर लें और डिनर मगरिब तक करके फारिग हो जाएं, उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना। आप जरा पाकिस्तानी स्टाइल देखें, 12 बजे उठना है, कोई नाश्ता नहीं, उसके बाद हल्का सा जी हम लंच करते हैं और रात को 12 बजे हमारा टेबल सज जाता है, रज के खाना है और उसके बाद हमने बेड पे चले जाना है। कोई शुगर नहीं कंट्रोल होगी, कोई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब अगर इनिशियली बात करें तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक हैं, मतलब उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें शुगर है। कौन से ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जब आप फील करें अपनी बॉडी में तो आपको फौरन जो है शुगर टेस्ट जो है वो करना चाहिए या डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। चंद एक अलामतें बता देता हूं, अगर इनमें से कोई चीज़ आपको हो रही है, किसी छोटे को या बड़े को, वो नोट कर लें और फौरी तौर पर शुगर चेक कर लें, क्योंकि अब ये वैसे भी हेल्दी लोगों के ऊपर भी फर्ज है, क्योंकि हमारे हर घर में हमारा कोई ना कोई बड़ा शुगर में मुब्तला है और हम सारे जितनी भी अब जनरेशन पैदा हो रही है वो रिस्क लेके पैदा हो रही है। बिल्कुल, आप तो घरों में किटे मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही। सबसे पहले तो अगर आपको पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, उसके बाद आपका मुंह खुश्क हो रहा है, प्यास की तलब बढ़ रही है, आपको कमजोरी बहुत ज्यादा फील हो रही है, आप नकाहत में है, आपको नहीं समझ आ रही कि आप ठीक हैं लेकिन आपका कोई काम ही नहीं, रुझान ही नहीं, ये 3 चीजें अगर आप फील कर लें, बड़ी सादा सी, मैं चूंकि पब्लिक के लिए बता रहा हूं, बहुत ज्यादा पेशाब आना, बार बार आना, मुंह का खुश्क होना, प्यास बहुत ज्यादा लगना और आपको बगैर किसी वजह के नकाहत और कमजोरी का होना, ये 3 चीजें अगर आप देख लें तो लाजमी तौर पर शुगर चेक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी एक बायोलॉजिकल एज भी होती है, बायोलॉजिकल एज के एंड पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपको जो है अपनी लपेट में ले ही लेती हैं, तो उनमें सरतान भी बाजुकात शामिल होता है, क्योंकि अगर आपकी जीन्स में कोई ऐसी चीज़ें शामिल हों तो मेल फंक्शन कर जाते हैं, म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है उसकी। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ भी ऐसी चीज़ है जिसका कुछ जेनेटिक्स से भी ताल्लुक है, जो आखिरी जो होते हैं अमूमन बायोलॉजिकल उम्र के आखिरी हद पे वो काबू कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है, लेकिन मैंने अपनी अभी एक बात की थी कि चूंकि हमारे हर घर में एक बड़ा मौजूद है तो हम आगे रिस्क ले रहे हैं, तो वो बात जेनेटिक्स की ही है। अब देखें, अगर आपका 2 पेरेंट्स में से वालिद या वालदा में से कोई एक शुगर में मुब्तला है तो जीन्स के लॉ के मुताबिक जेनेटिक में कि 25% जो बच्चे हैं वो शुगर किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, इसका कोई एज फैक्टर डिफाइन नहीं है, वो छोटे पैदाइशी भी हो सकती है, आपकी यंग एज में भी आ सकती है, आपकी ओल्ड एज में भी आ सकती है, 25% होंगे। अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो 50% बच्चे जो हैं वो उसमें होंगे। अब देखें, एक घर में 4 बच्चे हैं, अगर दोनों पेरेंट्स शुगर वाले हैं तो 2 का इम्कान है कि वो होंगे, और अगर 1 है तो फिर इसमें इसका मतलब 1.5 या 1 बंदा। आगे बात यह है कि इनमें से कब क्या होगा, अगर कोई मोटापे का शिकार हो गया, फास्ट फूड, जितनी हमने बातें की हैं वो ज्यादा कर रहा है तो वो जल्दी मुब्तला हो जाएगा। सही है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बड़ी हमने हेल्दी गुफ्तगू की है आज के हवाले से, खासतौर पर जितनी अवेयरनेस हम एक्सप्रेसो के तवस्सुत से डॉक्टर साहब के थ्रू हम पहुंचा सकते थे वो हमने पहुंचाई है। तो ख्याल पॉइंट मैं लास्ट देना चाहता हूं कि इस सारी बात का एक ही मुख्तसर है कि सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान की निशानी है, और खुदारा सेहत का ख्याल करें। जी बिल्कुल, ख्याल कीजिए जी अपना। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा, कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं। एक्सप्रेसो जी, अब कुछ बात करते हैं कबड्डी की। कबड्डी के मैदान से बड़ी खबर यह है कि पाक भारत कबड्डी सीरीज शुरू होने वाली है। भारत के खिलाफ कबड्डी सीरीज के लिए पाकिस्तानी कबड्डी टीम का कैंप लाहौर में जारी है। रिवायती हरीफ के साथ करतारपुर, लाहौर और बहावलपुर में सीरीज के मैचेस खेले जाएंगे, जबकि पाक भारत सीरीज का पहला टाकरा 19 नवंबर को करतारपुर में होगा। और पाकिस्तान की जानिब से हमेशा की तरह इस बार भी अमन का पैगाम ही दिया गया और पाकिस्तान भारत के कबड्डी खिलाड़ियों को वेलकम करने के लिए तैयार है। लेकिन क्रिकेट को सियासत की नजर करने वाला भारत क्या कबड्डी को भी अपने हसद का शिकार बनाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तानी और भारतीय कबड्डी शायकीन शिद्दत से पाक भारत टाकरे के मुंतजर हैं। जनाब, मजीद इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद है पाकिस्तान कबड्डी टीम के कैप्टन शफीक चिश्ती साहब। शफीक चिश्ती कबड्डी के मायानाज खिलाड़ी हैं जी, जिन्हें यूके फेडरेशन की जानिब से वर्ल्ड अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साहिवाल के चक 87 से ताल्लुक रखने वाले शफीक चिश्ती कबड्डी टीम में रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। शफीक चिश्ती ने कबड्डी के मैदान में जनाब
अपनी महारत से पाकिस्तानी शेर का लक़ब भी हासिल कर रखा है। शफीक चिश्ती एशिया कप वर्ल्ड कबड्डी टूर्नामेंट्स में मुल्क का नाम ऑलरेडी रोशन कर चुके हैं और जनाब सदारती अवार्ड याफ्ता चिश्ती साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। शफीक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कितने एक्साइटेड हैं आप? पाक भारत टाकरा हम दोबारा एक और मैदान में देखने जा रहे हैं, कितनी तैयारी आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि हम अमन का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम जहाँ भी जाते हैं अपना एक इमेज अच्छा छोड़ के आते हैं। जैसे हम कनाडा, अमेरिका, यूएसए जहाँ भी गए हैं हमने बड़ा अच्छा छोड़ा। इसीलिए जब ये पाकिस्तान और करतारपुर का जो कॉरिडोर खुला है उस पर अगर आप करें कि पाकिस्तान और कबड्डी का इंडिया का कबड्डी का मैच है, तो आपको पता है कि हमेशा जैसे वर्ल्ड कप हुआ था 2020 में, तो वहाँ पे जब कनाडा, अमेरिका लोगों ने बड़ी अफवाहें फैलाई हुई थी कि जी पाकिस्तान बड़ा दहशत मुल्क है और वहाँ पे कोई ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी कंट्रीज़ आई पाकिस्तान में और एक सॉफ्ट और एक अच्छा इमेज लेके गए पाकिस्तान से। उन्होंने बाहर जाके बताया कि पाकिस्तान जिस तरह हम सुनते हैं, देखते हैं कुछ, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ पाकिस्तान के अलावा जो मुखालफीन हैं पाकिस्तान की सलामती के, वो लोग बैठ के फिर बाहर अपने हिसाब से बात करते हैं। तो इसी तरह जैसे ये पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच सीरीज़ होगी तो आपकी सोच है कि जितने लोगों के मुझे फ़ोन अभी तक आ चुके हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से कि हम बड़े बेताब हैं, तो आप हम भी बड़े बेताब हैं, हम भी देखने के लिए बहुत बेताब हैं। शफीक साहब, एक जो क्यूरियोसिटी है मुझे, हम जब देख रहे होते हैं इसे टेलीविजन पर तो हमें या लाइव भी देख रहे होते हैं, कमेंट्री सुनाई देती है, वो बड़ी मजेदार होती है। क्या आप लोग भी उसको सुन रहे होते हैं उसी वक्त जब आप मैदान में होते हैं? शायकीन को तो वो काफी एंजॉय करा रही होती है वो कमेंट्री, आप भी साथ साथ एंजॉय कर रहे होते हैं? नहीं, वहाँ पे देखें कि जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपको बाहर वाली कोई चीज़ सुनाई नहीं देती। इसी तरह जब हम ग्राउंड में होते हैं तो हमें बाहर वाली कोई चीज़ सुनाई नहीं देती। वो हाँ जी, वो सिर्फ हमें ग्राउंड में जो एक कमेंट्री ग्राउंड में चल रही होती है, एक बाहर चल रही होती है जो जहाँ पे लाइव चल रहा होता है, तो वो ग्राउंड वाली जो कमेंट्री होती है वो हमें सुनाई कुछ अल्फाज देते हैं कि ये वाला रेड डाल रहा है, ये स्टॉपर पकड़ रहा है, अदरवाइज कुछ भी सुनाई नहीं। तो वहाँ पे टोटली फोकस हमारा मैच पे होता है, प्लेयर्स पे होता है, उनकी एक्टिविटीज़ पे होता है। जबरदस्त। अच्छा, ये जो कैंप लग गया जी कबड्डी टीम का लाहौर में जारी है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं और हमारे जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं जो अभी खेल के रिसेंटली आए, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे कैलगरी में चोट लगी थी खेलते हुए, घुटने पे हल्की सी, तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूएसए टीम गई है। यूएसए में टीम मैं वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट यूएसए बिजनेस कम्युनिटी और वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस और जितने भी वहाँ के थे उन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट उस टूर्नामेंट पे इनवाइट किया था। तो अभी रिसेंटली 8 तारीख को मैं वापस आया हूँ यूएसए से। तो जैसे ये हमारी जितने भी हमारे वहाँ पे प्लेयर्स गए थे वो हमने सब यहाँ पे पाकिस्तान कैंप में बुलाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छे से अच्छा प्ले देखने को मिला। हम तो यही उम्मीद रखते हैं क्योंकि हमारा रिवायती हरीफ है, उसके साथ मुकाबला है, उसके साथ टाकरा है, अच्छे से अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए हमारे पास। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा और आपको मुकाबला होता भी नजर आएगा और इंशाल्लाह मैं 110% उम्मीद है मुझे कि मेरी टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी और सबसे अच्छा खेलेगी। बिल्कुल। तो शफीक आप ये बताइएगा कि अमूमन आपसे पहले ही एक सेगमेंट हमने किया जिसमें हमने पंजाबी कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, 18 से 20 नवंबर तक पिलाक में हो रही है। तो आप यहाँ पर खेल की तरवीज के लिए आए, ये भी एसोसिएटेड है पंजाब की सरजमीन से, तो काफी कुछ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि गुड इनफ है? क्या इसकी तरवीज के लिए, खेलों की तरवीज के लिए, सकाफत की तरवीज के लिए जो कुछ हो रहा है ये काफी? देखें, ये जो आपसे यहाँ से मेरे से पहले आपके पास से होकर गए पंजाबी जुबान की बोली के हिसाब से, मैं उनकी कम और बेश 3 से 4 कॉन्फ्रेंसें अटेंड कर चुका हूँ। इसी रीज़न की वजह से कर चुका हूँ कि जो स्पोर्ट्स की या स्पोर्ट्स मैन की एक जिम्मेदारी बनती है एक चीज़ को प्रमोट करने पे, एक राइट चीज़ को प्रमोट करने पे, तो उसमें मैंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया और मैंने उनको ये भी कहा है कि अगर ये जब ये तो अभी तो इनका मुझे पता नहीं है कि किस हद तक चल, क्योंकि 1 साल मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं भाई था उस वजह से। उससे पहले मैंने इनको सिर्फ पंजाबी प्रमोट करने के लिए और पंजाब का नाम और सकाफत को उजागर करने के लिए मैंने इनको अपनी जगह भी दी थी कि आपको ऑफिस बनाएं, आप घर लें, आपको टोटली आप ताहियात मेरे से लिखवा लें कि मैं आपको वो डोनेट करता हूँ आपकी सकाफत को, कि आप उस हिसाब से। तो जितना कंट्रीब्यूशन हमारा इसमें चल रहा है या स्पोर्ट्समैन का चलता है, मैंने उतना डाला है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं शफीक, जो टाकरा होने जा रहा है पहला 19 नवंबर को करतारपुर में, क्या वहाँ पर आवाम को देखने की इजाज़त होगी या फिर लाइव टेलीविजन से हम देखेंगे?
देखें जी, इंशाल्लाह जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि सियासत हर चीज़ में चल गई है। इंडिया खासकर चाहता है कि वो इस सियासत में, क्योंकि पंजाबी च एक छोटी जी गल करदा है, चढ़दा ते लहंदा पंजाब, साडा लहंदा उन्हां दा चढ़दा पंजाब, ये दोवां सेम इक्को जिहियां ने। इन्हां दियां मावां, इन्हां दी बोली, इन्हां दी गेम, इन्हां दी सकाफत सेम इक्को जी है। क्योंकि मैं ऐसा भी होता था कि जुम्मे को जाता था, मंडे को वापस आ जाता था, इतने में मतलब इस तरह भी मैं करता रहा हूँ 2-3 महीने तकरीबन। तो मुझे पता है कि वहाँ पे और यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। आप आंखें बंद करके उधर आंखें खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब में ही खड़े हैं, जब तो कोई बताएगा नहीं कि आप इंडिया के पंजाब में। अच्छा, वो ये है कि जब ये दोनों चीज़ें आप जब पता नहीं मुझे कि कौन सियासत इसमें कर रहा है, मैं क्योंकि एक बावसूख इंसान हूँ और जिम्मेदार पर्सन हूँ, मैं कोई बात करूँगा तो और मैं कहता हूँ कि अगर सियासत इसमें डाली जा रही है तो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्समैन, और स्पोर्ट्समैन आप देखें कि आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, आपको, मैं आप देखें पाकिस्तान का था, जैसे मैडम ने बताया अभी कि इंग्लैंड में वर्ल्ड अचीवमेंट अवार्ड मिला है मुझे, तो मैं उनका प्लेयर थोड़ी था या मैं उनके मज़हब से थोड़ी था। वहाँ पर भी सिख थे, पंजाबी, मुसलमान सारे थे, लेकिन उन्होंने गेम की प्रमोशन के लिए, प्लेयर की इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने वहाँ पे लंदन में एक बहुत बड़ी तकरीब सजाई, उसमें उन्होंने मुझे इज्जत से नवाजा। बिल्कुल। और शफीक, हम ये देख रहे हैं कि आपको पूरी दुनिया में भी पज़ीराई मिल रही है। एक मिनट हमारे पास बाकी है। हाँ जी, एक छोटा सा पैगाम जो हमारे पास पाकिस्तानी फैंस है आपके, उनके लिए। देखिए, टाइम बहुत कम है, मैं इस टाइम कम में आपको बहुत सारी बातें करना चाह रहा था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जो मेरे जितने भी देखने वाले हैं, आप आएँ 19 तारीख को, इंशाल्लाह कोशिश करें और दुआ भी करें कि इंडिया के प्लेयर्स को वीज़ा मिल जाए और वो हमारे साथ यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स को वीज़ा मिलना चाहिए। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम बहुत एक्साइटेड हैं इस मैच को देखने के लिए। आप भी जरूर देखिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।